बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव समस्तीपुर में मानव अपनी पत्नी शालू, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी जिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी मानव के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वो अपने और अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह मानव की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। मानव के पास इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसकी मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसके बिक जाने से मानव की स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। मानव जमींदार के यहाँ खेती करता और शालू सेठ अमरचंद के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक रहती हो, हमें कुछ करना होगा। सर्दियाँ आ चुकी थी। यूं तो तापमान 4-5 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सारे गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो शालू, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ठंडी के मारे सुने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है शालू, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दियों में अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। बाहर बहुत ठंड है और मैं खाना बना कर रख दिया हूँ, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूंगी, तुम टाइम से घर आ जाना। इतना कहकर शालू काम के लिए निकल पड़ती है। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में शालू सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वो आग के पास खड़ा होकर अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर शालू पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे से काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। आज ठंड इतनी ज्यादा थी, इसलिए जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाना तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की बातें सुनकर शालू को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी कि उसकी मजबूरी थी। वह मैं जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? देखते नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। शालू ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए काम पर लग गई। उधर मानव ठंड से कांपते हुए जयधन जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। जयधन अपने खेतों का काम कराने के लिए मानव और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ मानव, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत करना। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नहीं जमींदार साहब,
मैं पूरा काम करूँगा। ठंड बस थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम सा गया है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके जाऊंगा। सुबह से काम करते करते मानव के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो इतनी ठंड में भी जितोड़ मेहनत कर रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैं काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा। शाम होने को थी। मानव किसी तरह अपना काम खत्म करके घर जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी जयधन ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। मानव सुन, आज ये काम चुपचाप खत्म करके जाना। थोड़ा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी जमींदार साहब, जैसा आप कहें। मानव चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उसे ये सब करवा रही थी। और उधर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वो सुना पड़ा था, और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग रमन, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से लकड़ियाँ लानी होगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन काका, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा। ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, और जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाएंगे। फिर सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियाँ लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिसकी सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। मानव अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए जमींदार साहब, मैं आपका सारा काम खत्म कर दिया। वह मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े चाहिए। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ, कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की ये बातें सुनकर बेचारा मानव दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है। मानव को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप। इतनी देरी क्यों कर दिया आने में। जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप ठंडी में कैसे काप हो रहे हो, आओ हाथ सेक लो। फिर सालू मानव को उसकी बेटी की तबीयत के बारे में बताता है। मानव ने दिया के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इससे मानव चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं हैं। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियाँ लेकर आने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था आज सेठ जी से कुछ मदद मांगूंगी, लेकिन वह तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और सेठ अमीर चंद जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब, उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। शालू और मानव आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उसकी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, ये मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया। अजी देखो ना, ये कैसे कर रही है। भाग्यवान इसे बहुत तेज बुखार हो गया। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है।
आप डॉक्टर को लेकर जल्दी आओ। उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी अपना कहर ढा रही थी। मानव बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वो डॉक्टर को लेने निकल पड़ता है। तेरे पापा डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे, तो चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। दिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। जैसे तैसे मानव डॉक्टर जी के घर पर पहुंचता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उसी रात डॉक्टर जी अपने घर पर नहीं थे। उधर शालू इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी आवाज उस भयानक काली रात को चीरती हुई सीधी मानव के कानों में पड़ती है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर मानव बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, शालू इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही है? भगवान करे कोई अनहोनी ना हुआ हो। मानव दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है, उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे शालू, ये क्या हुआ? और दिया की आंखें क्यों बंद है? भगवान ने हमसे हमारी बेटी छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान इस सर्दी को नहीं सह पाई। इसमें इसकी क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। अगली सुबह गांव वाले मानव के घर आते हैं। मानव और शालू अपनी बेटी के एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया।